नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अब राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसको राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिशें एनडीए ने, बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। हरिवंश सिंह, चूँकि उनके नाम के आगे सिंह लगा हुआ है और एक खास जाति से उनका ताल्लुक है, उस जाति के नाम पर वोट कबाड़ने की, वोट मांगने की, उसे चुनाव में भुनाने की कोशिशें एनडीए ने शुरू कर दी हैं बिहार में। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में हरिवंश सिंह की तारीफ करते हुए उनकी बिहार से उनके जुड़ाव का जिक्र किया, उससे साफ हो जाता है कि दरअसल अब केंद्र सरकार और बीजेपी किस तरह से इसका इस्तेमाल करने जा रही है। इसी तरह से रविशंकर प्रसाद ने भी उनकी जाति का हवाला दिया बिहार चुनाव के संदर्भ में और सांसदों द्वारा उनके अपमान का, तथाकथित अपमान का मुद्दा उठाया और जिक्र किया केवल आरजेडी सांसद का, जबकि 8 सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के भी नेता थे, सांसद थे। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी उसमें शामिल थे, लेकिन सेलेक्टिवली उसको चुना गया आरजेडी के सांसदों को और उन्होंने हरिवंश सिंह का अपमान किया है, यानी बिहार के एक तथाकथित नायक का अपमान किया है। इसको मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी करने लगी है, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के मसले में उसने किया, उसको भुनाने की कोशिश की, अभी भी कर रही है, करेगी। और उसी तरह से अब हरिवंश सिंह, तो एक जाति विशेष को टारगेट करके इस पूरी घटना को बीजेपी इस्तेमाल कर रही। लेकिन कितना दुखद है, कितना निर्लज्ज है कि ये एक बहुत बड़ी घटना थी जो कि राज्यसभा में घटित हुई, जिसमें हरिवंश सिंह साफ तौर पर दोषी नज़र आ रहे थे। उन्होंने जिस तरह से राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन किया, जिस तरह से उन्होंने इस कृषि विधेयक को पारित करवाया ध्वनिमत से, उसको लेकर उनकी हर तरफ आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, भत्सना हो रही है। अब उस पर एक तरह से पर्दा डालने और दूसरी तरफ उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश, निर्लज्ज कोशिश मैं कहूँगा, शुरू हो गई है। तो ये बहुत दुखद है। आज हम इसी पूरे मसले की चीरफाड़ करेंगे और देखेंगे कि क्या जो संसदीय कार्रवाई चल रही है, जिस ढंग से संसद चलाई जा रही है बीजेपी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, वो क्या बताता है। क्या हमें ये निष्कर्ष इससे मिलता है कि हमारी संसदीय प्रणाली, संसदीय जो कार्रवाई है वो पटरी से उतर गई है, और क्या इसके बहाने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को भी बाईपास किया जा रहा है। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश करेंगे, गुजारिश ये है कि गोदी मीडिया निश्चित रूप से खबरों के साथ न्याय नहीं करता है, उन्हें तोड़ता मरोड़ता है, एक सरकारी एजेंडे के साथ पेश करता है। उसके पीछे एक कुछ स्वार्थ होते हैं और जाहिर है कि उस स्वार्थ से प्रेरित होकर वो खबरों को विकृत करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत किया जाए, उसे ताकत दी जाए, आपको उसके साथ खड़ा होना होगा। इसीलिए सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी पसंद की कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। ध्यान रखिए कि अगर आप अच्छी पत्रकारिता चाहते हैं, आप स्वतंत्र पत्रकारिता चाहते हैं, निष्पक्ष खबरें चाहते हैं, तो आपको अपनी जेब से कुछ खर्च करना चाहिए, उसकी कीमत चुकानी चाहिए। और जाहिर है कि ये एक तरीका है कि आप सदस्य बन जाएं और इस तरह से satyhindi.com को मजबूती प्रदान करें। तो आइए अब वापस लौटते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं हरिवंश जी ने जो कुछ किया है उस घटना के बाद और जो कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं। उन्होंने 3 काम किए हैं। एक तो ये कि जो धरना पर बैठे हुए थे 8 सांसद, उनके लिए सुबह सुबह वो चाय लेकर पहुंच गए और ये जताने की कोशिश की कि वो बहुत विनम्र हैं। वो संसद के अंदर होने वाली गतिविधियों के बावजूद सांसदों के लिए चाय लेकर आए हैं। तो एक प्रचारात्मक काम उन्होंने अपने लिए ये ढूंढा। दूसरा, उन्होंने चिट्ठी लिखी
सभापति महोदय वेंकैया नायडू को और उसमें अपने दुख को उड़ेलने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत आत्म पीड़ा से गुज़र रहा हूँ, आत्मवेदना हो रही है मुझे, जिस तरह से मेरा अपमान राज्यसभा में सांसदों ने किया उससे मैं बहुत दुखी हूँ। और इसके लिए फिर उन्होंने अगला कदम उठाया कि मैं 1 दिन का उपवास करूँगा। तो आप देखिए कि पूरा एक कहना चाहिए कि प्रचार की लालसा लिप्सा से उन्होंने एक कार्यक्रम बना लिया जिसमें उपवास भी आ गया, चिट्ठी के ज़रिए अपनी पीड़ा जाहिर करने की भी कोशिश की, फिर धरना दे रहे सांसदों के पास पहुंचकर अपनी विनम्रता का भी ढोल पीटने की कोशिश की। जबकि उन्हें अगर उपवास करना चाहिए तो इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से संसदीय प्रक्रिया को बलि चढ़ा दी अपनी सरकार के हित में, वो एक पीड़ा का विषय होना चाहिए, आत्मग्लानि का विषय होना चाहिए, उस पर शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि जो सांसद थे उस समय केवल मत विभाजन मांग रहे थे और वो मत विभाजन के बजाय ध्वनि मत से फैसला उन्होंने कर दिया। उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की, उनकी मांगों को अनसुना करते हुए। तो इस तरह के ऐसे विधेयक जिनका बहुत बड़े पैमाने पर असर होने वाला है उसकी उन्होंने अवहेलना कर दी। उसके लिए जो तय प्रक्रिया है संसद की उसको उन्होंने बाईपास कर दिया। तो ये हरिवंश का बहुत ही ऐसा काम था जो संसदीय इतिहास में एक कलंकित अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। अब ये सरकार के दबाव में किया है या अपनी स्वभाव है उनका या अपनी समझदारी, अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ऐसा किया, ये इस बहस में जाना बेमानी होगा। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि इससे सरकार का फ़ायदा हो रहा है, सरकार का एजेंडा आगे बढ़ रहा है। सरकार जिस ढंग से इन 3 अध्यादेशों को बिल के रूप में लाई है और फिर उन्हें पास कराने के लिए किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर पास कराने के लिए भिड़ गई थी, उससे ये जाहिर होता है कि सरकार की कोई निष्ठा संसदीय प्रक्रिया में नहीं है। ये साफ दिख रहा है कि ये सरकार ऑर्डिनेंस राज अध्यादेश राज चला रही है। पहले अध्यादेश लाती है और फिर उसे बिल के रूप में संसद में लाकर पास करवा रही है। तो अध्यादेश लाने का मतलब होता है कोई बहुत ही ऐसी अर्जेंसी हो जिसके अगर सदन न चल रहा हो तो उसे लाया जा सकता है। लेकिन ये 3 विधेयक जो अध्यादेश के रूप में जारी किए गए और फिर उनको अधिनियम बनाने की कवायद की गई, वो साफ बताता है कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं थी। सरकार जो संसदीय प्रक्रिया का एक रास्ता है उससे आसानी से गुजर सकती थी। ये बिल आते उनका ड्राफ्ट संसद में रखा जाता, उस पर चर्चा होती, उसे जैसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग राज्यसभा सदस्य कर रहे थे और लोकसभा में कहा जा रहा था कि इन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए, ताकि ये जो कमेटियां होती हैं वो गहराई से किसी भी बिल के ड्राफ्ट को स्क्रूटनाइज करती हैं, उनकी परख करती हैं, जाँच करती हैं और उसके बाद फिर जो बिल या जो ड्राफ्ट फाइनल होता है वो संसद में आता है। तो फिर उस पर ज़्यादा टकराव की गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि उसमें विपक्षी दलों को अपनी बात रखने का संसदीय कमेटियों में मौका मिल जाता है और काफ़ी चीज़ें वहाँ सुलझ जाती हैं। लेकिन ये सरकार उस रास्ते को सरासर बाईपास कर रही है। आप देखिए कि जो 15वीं लोकसभा थी उसमें 25% ऐसे विधेयक होते थे जो कि इस तरह से बिना संसदीय कराकर पास करवा रही है। तो अध्यादेश लाने का मतलब होता है कोई बहुत ही ऐसी अर्जेंसी हो जिसके अगर सदन न चल रहा हो तो उसे लाया जा सकता है। लेकिन ये 3 विधेयक जो अध्यादेश के रूप में जारी किए गए और फिर उनको अधिनियम बनाने की कवायद की गई, वो साफ बताता है कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं थी। सरकार जो संसदीय प्रक्रिया का एक
रास्ता है उससे आसानी से गुजर सकती थी। ये बिल आते उनका ड्राफ्ट संसद में रखा जाता, उस पर चर्चा होती, उसे जैसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग राज्यसभा सदस्य कर रहे थे और लोकसभा में कहा जा रहा था कि इन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए, ताकि ये जो कमेटियां होती हैं वो गहराई से किसी भी बिल के ड्राफ्ट को स्क्रूटनाइज करती हैं, उनकी परख करती हैं, जांच करती हैं और उसके बाद फिर जो बिल या जो ड्राफ्ट फाइनल होता है वो संसद में आता है, तो फिर उस पर ज़्यादा टकराव की गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि उसमें विपक्षी दलों को अपनी बात रखने का संसदीय कमेटियों में मौका मिल जाता है और काफ़ी चीज़ें वहाँ सुलझ जाती हैं। लेकिन ये सरकार उस रास्ते को सरासर बाईपास कर रही है। आप देखिए कि जो 15वीं लोकसभा थी उसमें 25% ऐसे विधेयक होते थे जो कि इस तरह से बिना संसदीय कमेटियों के पास जाए हुए सदन में आते थे और पास होते थे। इस सरकार में जब से ये 2015 से लेकर अभी तक जितने भी बिल आए हैं सांसद, उसमें 71% ऐसी बिल रहे हैं जिन पर जो इन कमेटियों को नहीं भेजे गए हैं स्क्रूटनी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कमेटियां बनाई गई हैं जिनका बहुत महत्व है। कानून बनाना कोई हंसी ठट्ठा नहीं है, कोई इस तरह का काम नहीं है कि आपने रातों रात बनाया, पास करके लागू कर दिया। उस कानून के अच्छे बुरे हर पक्ष को नापा तौला जाता है और उसके आधार पर उस बिल की ड्राफ्टिंग की जाती है और फिर उसे संसद में लाया जाता है और इसीलिए ये कमेटियां बनाई गई हैं। तो ये इसको बाईपास कर रही है सरकार लगातार। सरकार बहुत तरीके से, आप देखें कि पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से संसद को चलाया जा रहा है वो अपने आप में बता रहा है कि संसद की तरह नहीं चल रही है, बल्कि उसका इस्तेमाल एक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उसे संसदीय प्रक्रिया को ध्वस्त करके, संसदीय जो नियम कानून हैं उनकी अनदेखी करके इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल मानसून सत्र में इसी सरकार ने मुश्किल से 3 हफ्ते के अंदर 40 से 42 विधेयक धड़ाधड़ पास किए थे और उस समय भी तमाम विपक्ष मांग करता रहा कि इन बिलों को पहले, इनमें से बहुत सारे बिलों को आप स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो बिल था उसमें जो संशोधन सरकार ने करना चाह रही थी, उस समय भी ये सवाल उठा था कि इन जो संशोधन सरकार करना चाहती है उन पर पहले स्टैंडिंग कमेटी में विचार होना चाहिए। लेकिन सरकार ने विपक्ष को कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं देती है। ना संसद में अब डिबेट होते हैं, ना डायलॉग होते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सरकार का डिक्टेट चलता है, जिसमें सरकार जो तय कर लेती है, क्योंकि उसके पास बहुमत है लोकसभा में और उस बहुमत के सहारे वो किसी भी बिल को कभी भी पास करवा सकती है और राज्यसभा में वो जोड़ तोड़ का सहारा लेती है और ऐसे इस तरह के, जैसे हरिवंश ने किया, ध्वनि मत से पारित कर दिया, जबकि उस समय सदन में जो विपक्षी दल हैं उनका बहुमत था और अगर मत विभाजन होता तो निश्चित रूप से वो बिल पास नहीं हो पाता। तो इस तरह से गैर संसदीय तरीके अपनाकर बिलों को पास करवाना ये बहुत हो रहा है। तो हरिवंश इस मामले में सरकार के एक इंस्ट्रूमेंट बने, एक उपकरण बने, सरकार ने उनका इस्तेमाल किया, या आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं कि हरिवंश ने सरकार के सहयोग करने के लिए इस तरह की एक प्रक्रिया को बाईपास कर दिया। तो सवाल ये नहीं है कि हरिवंश सिंह की जाति क्या है, उसको बिहार चुनाव में एक बिहार प्राइड के रूप में प्रस्तुत करके भुनाने की कोशिश की जाएगी, एक जाति विशेष को आकर्षित करने, उसको तुष्ट करने की कोशिश की जाए, दूसरी जातियों के बरक्स उन्हें खड़ा किया जाए और इस तरह से एक बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल की जाए, जैसे सुशांत राजपूत के मामले में इस सरकार ने किया है और बीजेपी कर रही है। सवाल बहुत बड़ा है कि हमारा जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो संसद की भूमिका है वो क्या सही ढंग से निभाई जा पा रही है, या हम ये मान लें कि अब चूंकि एक
विशेष तरह का राजकाज चल रहा है हिंदुस्तान में, जिसमें आपातकाल अघोषित रूप से लागू है, जिसमें तमाम लोकतांत्रिक संस्थानों को ध्वस्त किया जा रहा है, उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। उनमें से एक हमारी संसद भी है और अब वो निशाने पर है। वो पिछले 5-6 सालों से लगातार ये हो रहा है और अब वो उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर संसद अप्रासंगिक हो जाएगी। उसका महत्व और ज़रूरत केवल इतनी रह जाएगी कि सरकार अपने मतलब के, अपने एजेंडे के समर्थन वाले बिलों को बिना किसी स्क्रूटनी के, बिना किसी प्रॉपर बहस के, बिना किसी स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी कमेटियों की जांच परख के पास करवाती रहे और उन्हें लागू करती रहे, क्योंकि उसका अपना एजेंडा, जो कारपोरेट का एजेंडा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उसको लागू करने के लिए उसे विपक्ष की आवाज़ दबानी पड़ेगी, विपक्ष को दरकिनार करना पड़ेगा। जैसे सदन के बाहर पूरे भारत में विपक्ष की कोई आवाज़ उसने नहीं रहने दी है। मीडिया को कब्जा करके, मीडिया पर नियंत्रण करके विपक्ष को गूंगा बनाया जा रहा है। उसी तरह से संसद के अंदर भी विपक्ष की आवाज़ छीन ली जा रही है, उसको गूंगा बनाया जा रहा है और इस तरह से कुल मिलाकर राजनीति के लिए, अपने एजेंडे के लिए संसद की बलि चढ़ाई जा रही है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए हमारे पूरे नागरिक समाज को। और जो लोग भी लोकतंत्र की चिंता करते हैं, जिन्हें लगता है कि संसद की गरिमा और महत्व बना रहना चाहिए, उसे इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। अन्यथा धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा लोकतंत्र सिकुड़ता चला जाएगा और कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी प्रतिरोध की, प्रतिवाद की, संवाद की। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो और उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक sathindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।